मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था बीसल देव रासो तक। आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा एकेडमी के इस पोर्टल में। किसी कारणवश वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ा और हम इसके दूसरे पार्ट के साथ आपके शो में पुनः हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे परमाल रासो की। परमाल रासो जो कि 13वीं शताब्दी की रचना है और कवि जगनिक के द्वारा इसको लिखा गया है। 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 ल जिए सिंगार, बरस 18 छत्री जीवें आगे जीवन को धिक्कार। ये जो वीर हुंकार है, ये हुंकार परमाल रासो के ही पंक्तियों की है, जिसमें कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्द देव का दरबारी कवि हुआ करता था, भाट कवि होता था जगनिक, और आल्हा उदल जो महोबा के दो वीर थे, उनकी वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। इस ग्रंथ का जो सबसे पहले प्रकाशन हुआ वो हुआ था फर्रुखाबाद में। उस समय एक डीएम हुआ करते थे चार्ल्स इलियट। इन्होंने इसको आल्हा खंड नाम से सन 1865 में प्रकाशित कराया था। इसकी बात अन्य बात अगर हम करें, कुछ और बातें इसके बारे में जानना चाहें, तो ये वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा गाया जाता है और आषाढ़ के महीने में और श्रावण के महीने में। वर्षा ऋतु के आषाढ़ और श्रावण के महीने में ये सब ज़्यादा गाया जाता है। और जो आल्हा है, इसका केंद्र में हम बात करें तो बैसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इसके बाद इसका प्रकाशन दोबारा करवाया था काशी नागी पिचारणी सभा से, परमाल रासो के नाम से। तो सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था आल्हा खंड नाम से, चार्ल्स इलियट ने करवाया था 1865 में। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका पुनः प्रकाशन करवाया था परमाल रासो के नाम से, काशी नागी पिचारणी सभा के माध्यम से। चूंकि वीरता इसका मूल है, तो यहां पर वीररस की प्रधानता है। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो जगनिक का परमाल रासो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, परीक्षा उपयोगी ग्रंथ है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगले ग्रंथ की बात करें तो अगला ग्रंथ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिए, मन को तैयार कर लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा कंटेंट पृथ्वीराज रासो के बारे में। बार बार यहाँ से प्रश्न बनेंगे। रासो परंपरा में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है तो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी हैं। 69 समयों में इसको विभक्त किया गया। ये जो समय शब्द आया है आपका अध्यायों के अर्थ में या खंडों के अर्थ में। 69 समयों में इसको विभक्त किया गया है और डिंगल इसकी प्रधान भाषा है। कुछ पुस्तकों में पिंगल शैली के प्रयोग की भी बात कही गई है, लेकिन ये जो भाषा है इसकी वो डिंगल है। और इसकी बात करें तो इसको हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य और किसी ने माना तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसके रचयिता चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि भी शुक्ल जी ने ही माना है। नरोत्तम स्वामी जी इसको मुक्तक काव्य की रचना मानते हैं। और हम पदों की बात करें तो 16,306 पद पृथ्वीराज रासो में हैं और लगभग 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। चूंकि चंद्रवरदायी को 56 छंद से विशेष स्नेह था, इसलिए इस ग्रंथ में 56 छंद का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसलिए छप्पों का राजकुमार भी चंद्रवरदायी को ही कहा जाता है। बात करें इस ग्रंथ के नायक और नायिका की, तो नायक के रूप में है अजमेर के चौहान वंश के अर्णोराज के पौत्र और सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज चौहान, जो धीरोदात्त नायक के रूप में इस ग्रंथ में निकलकर बाहर आते हैं। और नायिका की बात करें तो नायिका है मुग्धा नायिका और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। अब प्रश्न उठता है कि इस ग्रंथ के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है।
तो इस ग्रंथ के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल टॉड ने एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान 1839 में ग्रंथ लिखा था। उसमें उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने इसके एक भाग को संगोपता नेम नाम से प्रकाशित कराया था। मोस्ट है परीक्षा के लिए, इसके एक भाग को संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित कराया था। अब इस ग्रंथ के जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका पूर्वार्ध तो स्वयं चंद्रवरदाई ने लिखा था, लेकिन जो इसका उत्तरार्ध भाग है वो इनके बेटे जल्हड़ ने पूर्ण किया था मृत्यु हो जाने के कारण। और ऐसा मानने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का और हरिप्रसाद शास्त्री का। वहीं बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं यह ग्रंथ सुक और शुकी संवाद में लिखा गया है, मोस्ट है। और वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं यह रचना एक घटनाकोश है, यह रचना एक घटनाकोश है। चूंकि इसके 4 संस्करण निकलकर सामने आते हैं, तो इसका जो चौथा संस्करण था जो लगभग 1300 छंदों में लिखा गया है, उसे हम लघुत्तम संस्करण कहते हैं। और इस संस्करण को ही दशरथ शर्मा जी ने मूल रासो काव्य स्वीकार किया है। अब जो 4 पार्ट और हैं उन पर हम एक बात कर लेते हैं। तो इसके जो 4 रूपांतरण उपलब्ध हैं, पहला रूपांतरण है वृहद रूपांतरण, जो कुल 69 छंदों में 69 समयों में और 16,306 छंद में लिखा गया है। और इसके प्रकाशन की बात करें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1585 में इसको प्रकाशित किया गया। और हम ये पूछें कि इसकी आजकल हस्तलिखित प्रतियां कहाँ उपलब्ध हैं, तो उदयपुर में जो संग्रहालय है वहाँ पर इसकी प्रतियां आपको मिल जाएंगी। तो जो आपके लिए परीक्षा के काम का था हमने नोट्स में दे रखा है। वृहद संस्करण 69 समयों में विभक्त है, 16,306 संद हैं और नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। दूसरी बात करें मध्यम संस्करण जो 7,000 छंदों में है, इसका प्रकाशन आज तक नहीं हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसकी प्रतियों की बात करें जो हस्तलिखित हैं वो अबोहर और बीकानेर राजस्थान में सुरक्षित हैं। हम बात करें इसके तृतीय संस्करण अर्थात लघु संस्करण की, तो इसमें 19 समय और 3500 छंद हैं। इसका भी प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है और इसकी प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। हम बात करें लघुत्तम संस्करण की या लघुत्तम संस्करण की, तो वह 1300 छंदों में विभक्त है और इसी संस्करण को दशरथ शर्मा जी ने प्रामाणिक माना है। कुछ और बात करें हम इस ग्रंथ के बारे में, तो इस ग्रंथ को विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा है बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने। इस ग्रंथ को विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा है बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने। ऐसी बाबू गुलाब राय इसके बारे में कहते हैं कि कोई एक सामान्य रचना नहीं है, यह एक स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। यह एक सामान्य रचना नहीं है, यह एक स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। इसी प्रकार कर्नल टॉड ने भी इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ की मान्यता दी है। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही बात करें तो हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। ये बातें भी आपको मिश्र बंधु ने कही थी, मोस्ट है। जरा कुछ बातें और देख लेते हैं जो आपके लिए काम की हो सकती हैं। जैसे इसमें आपको दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, छप्पा तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों का प्रयोग भी इसमें दिखाई देता है। चूंकि राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग है, तो कहीं कहीं लोगों को भ्रम हो जाता है कि यह पिंगल शैली में भी लिखा गया है। विद्वानों में भी इसको लेकर मतभेद की स्थितियां हैं। चूंकि ज़्यादातर विद्वानों ने इसको डिंगल शैली में माना है,
ये एक विवाद का विषय है। बात के रसों की तो हम पहले आपको बता चुके कि वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। और हम अलंकारों की बात करें तो नोट करिएगा, अनुप्रास और यमक अलंकार का अत्यधिक प्रयोग है। तो हम इसे ये कहें कि इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार की प्रधानता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने आपको बताया था कि इसका एक पक्ष छूट रहा है जो अति महत्वपूर्ण है, प्रामाणिकता को लेकर विवाद। इसकी प्रामाणिकता को लेकर बड़ा विवाद है। कुछ विद्वान इसको प्रामाणिक कहते हैं, तो कुछ अप्रामाणिक कहते हैं, तो कुछ अर्ध प्रामाणिक कहते हैं। इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे, थोड़ा सुन लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अप्रामाणिक मानने वालों की ओर। तो डॉक्टर वूलर महोदय ने इसे 1875 में जयानक की एक रचना है पृथ्वीराज विजय, जयानक कवि की एक रचना है पृथ्वीराज विजय, उस रचना के आधार पर इसे 1875 ईस्वी में इन्होंने जाली ग्रंथ साबित किया था, या कहें अप्रामाणिक ग्रंथ साबित किया था। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने इस पूरे ग्रंथ को ही जाली कह दिया। तो अप्रामाणिक मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल, कर्नल डॉक्टर वूलर, मोतीलाल मिनारिया, मुंशी देवी प्रसाद, मुरारीदान और श्यामलदान, गौरी शंकर हीराशंकर ओझा। पुनः नाम देख लीजिए एक बार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुरारीदान एवं श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, शुक्ल, डॉक्टर वूलर और मोतीलाल मिनारिया। अब प्रामाणिक मानने वालों की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा, ग्रियर्सन, हरिऔध और नगेंद्र। ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व की बात करें तो उनमें बाबू श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, ग्रियर्सन, हरिऔध, मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, दशरथ शर्मा, मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और अगरचंद नाहटा। तो आप लोग अर्ध प्रमाणिक और प्रामाणिक इनको याद कर लीजिए, तो शेष अप्रामाणिक हो जाएंगे, पर कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। यहां से प्रश्न बार बार परीक्षा में बनते हैं। अब इस काव्य को लेकर कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने टिप्पणियां की हैं, जरा उन पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहली टिप्पणी है डॉक्टर बच्चन सिंह की। वो कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है या महाकाव्यात्मक त्रासदी। ये दोनों ही कथन बच्चन सिंह के हैं। वो कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, और दूसरे कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी है। इसको हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कहते हैं कि किसी भी कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। अर्थात चूंकि रामचंद्र शुक्ल ने इसके संपूर्ण कथानक को ही अप्रामाणिक घोषित कर दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं, किसी भी कथा की परीक्षा केवल इतिहास दृष्टि से आप नहीं कर सकते, हमें उसके काव्य को भी देखना चाहिए, और काव्य भी उस समय के आधार को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है, तब उसे अप्रामाणिक कह सकते। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि एक अर्ध प्रामाणिक रचना है, नहीं पूर्ण प्रामाणिक है ना पूर्ण अप्रामाणिक है, इसका कुछ हिस्सा प्रामाणिक है कुछ अप्रामाणिक है, तो मैं इसे अर्ध प्रामाणिक कहकर पुकारूंगा। एक चीज और होती है, चूंकि जो रामचंद्र शुक्ल ने समय माना है उसमें लगभग 90 से 91 साल का गैप है तिथियों के बीच में, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कहते हैं कि इस 90 से 91 साल के गैप को अगर मैं आनंद संवत कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः आनंद संवत की कल्पना
इसी रचना के आधार पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की है। और हम ग्रंथ के कुछ विशेष बातों की बात करें तो हम ग्रंथ में क्या देखते हैं, इसका जो सबसे बड़ा सर्ग है वो कनवज युद्ध है, और इसमें ही पूरी कथा का मूल कथानक छुपा हुआ है। ये जो कनवज युद्ध है ना, इसमें ही कथा का मूल कथानक छुपा हुआ है। और इसका जो एक समय है कैमाश वध, इसका सबसे प्रमुख सर्ग है। यार उसके हम आत्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये था पृथ्वीराज विषय के, पृथ्वीराज रासो के विषय में कुछ प्रमुख बातें। चूंकि पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पृथ्वीराज रासो के विषय में एक बात और कहूंगा। पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, ये जो पंक्ति है इसी बात के लिए व्यक्त करती है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज, कि इस पुस्तक का जो उत्तरार्ध भाग है वो चंद्र बरदाई के बेटे जल्लड़ ने पूरा किया था। तभी ये पंक्ति आती है, पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गज्जन नृपकाज। अगली रचना की बात करें, जो अति महत्वपूर्ण बातें बची कुछ और रासो साहित्य में, तो जयचंद्र प्रकाश जो कि भट्ट केदार की रचना है, ये 12वीं शती में लिखा गया और वीर गीत प्रबंधात्मक काव्य है। ऐसी एक रचना है आपकी जयमंक जसचंद्रिका, ये भी 12वीं शताब्दी में लिखी गई, ये भी प्रबंधात्मक काव्य है और ये मधुकर कवि की रचना है। और ये दोनों ही रचनाएं, चाहे वो जयचंद्र प्रकाश हो या जयमंक जसचंद्रिका हो, दोनों ही रचनाएं दयालदास की एक रचना है राठौराम रीख्यात। राठौराम रीख्यात, यहाँ पर गलती है, राठार लिखा है राठौराम रीख्यात में इनका जिक्र किया गया है दोनों रचनाओं का। अगला इंपॉर्टेंट रासो ग्रंथ है हम्मीर रासो, सारंगधर की रचना है। इसका समय 1357 मिलता है। चूंकि हम्मीर रासो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुक्ल जी कहते हैं, मैं इसी ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानता हूं। चूंकि हम्मीर रासो से ही शुक्ल जी ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति माना है, इसलिए ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस ग्रंथ के वर्तमान में पद उपलब्ध नहीं हैं, पर ऐसा माना जाता है कि प्राकृतक पेंगलम में कुछ दोहे इसके उपलब्ध हैं। अब प्राकृतक पेंगलम क्या है, तो प्राकृतक पेंगलम में 4 कवि विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल, विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है प्राकृत पेंगलम में। क्लियर? तो प्राकृत पेंगलम में 4 कवियों की रचनाओं का संकलन है, विद्याधर, सारंगधर, बब्बर और जज्जल। और जो इन संकलन का रचनाओं के संकलन करता है वो है लक्ष्मीधर। तो प्राकृतक पेंगलम के संकलन करता है लक्ष्मीधर, जिन्होंने इन चारों कवियों की रचनाओं को संकलित किया है। लेकिन रचनाएं किसकी हैं? विद्याधर की, सारंगधर की, बब्बर की और जज्जल की। इसी कारण कई बार कई कवियों को भ्रम हुआ। उनमें से एक विद्वान है राहुल साकृत्यायन, इनको भी भ्रम हो गया और इन्होंने हम्मीर रासो के लेखक रूप में जज्जल को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हम्मीर रासो के विषय में कहते हैं, जो हम्मीर शब्द आया है ये अमीर शब्द का विकृत रूप है। ये जो हम्मीर शब्द आया है ये अमीर शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, आगे हम बात करें शुक्ल जी के बारे में तो हम बता ही दिए। अगली इंपॉर्टेंट रचना है विजयपाल रासो, नल्ले सिंह की है, 16वीं शताब्दी में लिखी गई। चूंकि यह मूलतः अपभ्रंश में लिखी गई है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केवल 42 छंद इसके उपलब्ध हैं। इसमें करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा का युद्ध वर्णन दिखाया गया है। अगली रचना है रणमल छंद, जो श्रीधर की रचना है, 1454 में इसको लिखा गया। डिंगल इसकी भाषा है। चूंकि कुल इसके 70 छंद उपलब्ध हैं और इसके संपादक के रूप में दशरथ शर्मा को स्वीकार किया जाता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बात जो हमको रासो साहित्य की पढ़नी है वो ये है कि मिस्र बंधुओं ने ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी कविता में, मिस्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग
हिंदी कविता में सारंगधर की रचनाओं में हमको दिखाई देता है। तो ये था आज का हमारा रासो साहित्य संबंधित लेक्चर। रासो साहित्य की कुछ और रचनाओं के बारे में हम बात करना चाहते हैं। आपका 2 मिनट का समय और लेंगे और हम कोशिश करते हैं इसको भी यहीं समाप्त करने की। तो कलियुग रासो जो रसिक गोविंद की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कायम खां रासो जो न्यामत खां जान की रचना है। राम रासो जो समय सुंदर की रचना है। राणा रासो जो दयाराम की रचना है। रतन रासो जो कुंभकर्ण की रचना है। और कुमार पाल रासो जो देवप्रभ की रचना है। पुनः देख लीजिए, कलियुग रासो रसिक गोविंद, कायम खां रासो न्यामत खां जान, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाराम, कुंभकर्ण रतन रासो और कुमार पाल रासो के लेखक हैं देवप्रभ। आज का लेक्चर कैसा लगा निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट करें। आप में से अभी भी हायर एजुकेशन यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 का नया बैच हम लोगों का पुनः शुरू होने जा रहा है और 20 मई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जो भी लोग क्लास के लिए जुड़ना चाहें तो बैच में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।